चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? नींद में से उठे या नहीं? एक बार क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन? ओके चलिए चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे अपन, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें अपन ने वांट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स देखा था, थोड़ा सा टीयू एमयू का रिलेशन देखा था। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू एक और बार उन्होंने दिया है अपने को डिटेल में। ओके देखो, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी है, आपने पानी पिया, पहला ग्लास पिया तो आपको उससे बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल 10 यहां पर। फिर आपने दूसरा ग्लास एक और पिया तो आपको 8 मिलेगी, फिर तीसरा पिया तो 5 मिलेगी, चौथा पिया तो और 2 मिलेगी। जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो यूटिलिटी है वो कम कम होते जाएगी। पहले ग्लास में जितना मजा आया था उतना सेकंड ग्लास में आएगा क्या? नहीं। उससे कम थर्ड में, उससे कम फोर्थ में। एक टाइम आएगा जब आपको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आपकी बिल्कुल भी प्यास नहीं है फिर भी आप पी रहे हो, दैट इज जीरो यूटिलिटी। अच्छा, एक बार होने के बाद में, पूरा होने के बाद में वापस और पियोगे तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा पानी शायद, राइट? उस केस में निगेटिव यूटिलिटी मिलना चालू हो जाएगा, बरोबर? इसी का समेशन अगर अपन करें तो वी गेट द हर एक यूनिट पर टोटल यूटिलिटी। क्यूमुलेटिव जो अपन करते थे दैट इज टोटल यूटिलिटी। ना आप लोग एक बार डायग्राम, सॉरी टेबल देखेंगे, मैं ये वापस से ये रिलेशन पढ़ता हूं, देखो सही हो रहा है या नहीं। बोथ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट nth यूनिट, कोई भी यूनिट पर, उस यूनिट पर टोटल यूटिलिटी माइनस उसके प्रीवियस यूनिट पर n-1, अगर वैसा देखना है तो उस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। एट फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एट फर्स्ट यूनिट, 0th यूनिट नहीं बोल रहा, एट फर्स्ट यूनिट, क्योंकि पहले यूनिट से जितना मिला उतना ही टोटल रहेगा उसका भी। ये भी देखो, अब वहां से समझ में आ रहा है क्या? when total utility is increasing at a decreasing rate, marginal utility is decreasing but remains positive। पहले शुरुआत में टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज हो रही है, देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है 10 से 18 से 23 से 25, राइट? बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले 8 से बढ़ी, फिर यहां पर 5 से बढ़ी, फिर यहां पर 2 से बढ़ी, राइट? तो इंक्रीज होने का रेट जो है वो कम होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। उस टाइम पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, बट अभी तक पॉजिटिव है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम और कांस्टेंट, mu इज इक्वल टू 0। जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एक हो जाए वहां पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहेगी। एंड व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही तभी तो अपनी टोटल यूटिलिटी कम हो रही ना। नाउ इसी बेसिस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? जो अपने को देखा, जो अपन ने देखा वही बोलता है। इट सेज दैट एज कंज्यूमर्स टेक्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट ही डिराइव्स फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड गोज ऑन फॉलिंग। जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, द एडिशनल बेनिफिट दैट यू डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी और गुड दैट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जो एडिशनल मजा या एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है वो कम कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी ऑफ टी या आइसक्रीम या पानी पूरी, टोटल यूटिलिटी पहले इसमें हो सकता है पहले प्लेट में 30 की मिले, दूसरे इसमें
कम हो जाएगी 20, तीसरे इसमें 15, चौथे इसमें 10, पांचवें इसमें 8, 6, 4, 3, 2, 1, ऐसे ऐसे जो है कम 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 वो होते जाएगी। एक टाइम आएगा जब कुछ भी यूटिलिटी नहीं रहेगी, फिर भी आप खाते गए तो बाहर, राइट, निगेटिव यूटिलिटी। अब उन्होंने ये यहां पर सिर्फ एग्जांपल लिया है कि हमको फॉर एग्जांपल इससे हमको जो है यहां से इतने यूटिलिटी का बेनिफिट मिल रहा है। यूटिलिटी जिस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है उसको बोलते हैं यूटिल्स, ठीक है। अब ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल ओनली अंडर सर्टेन अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस के बेसिस पर ही काम करता है ये। क्या बोल रहे हो, डिफरेंट यूनिट कंज्यूम शुड बी आइडेंटिकल, हैबिट, टेस्ट, ट्रीटमेंट, इनकम रिमेन्स अनचेंज। देखो हैबिट, टेस्ट, ट्रीटमेंट, इनकम ये सब सेम रहेगी, ओके। आप जो है कंटिन्यूअसली आइडेंटिकल यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हो तभी ये एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि पहले मीठी पूरी खा ली, फिर पानी पूरी का एग्जांपल लिया तो पहले नॉर्मल तेज पानी वाली खा ली, फिर मीठी वाली खा ली। ऑब्वियसली सेकंड वाले से हो सकता है आपको सेम या ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले अकॉर्डिंगली। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स। देखो अपन ने बोला पानी पीने से जैसे जैसे एक एक ग्लास पीते जाएंगे वैसे वैसे अपना सेटिस्फैक्शन कम कम होता जाएगा। अब अगर वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो कंज्यूम करने का ये यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ग्लास इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। अगर आप किसी को एक एक चम्मच पानी दोगे तो उस केस में तो पहली चम्मच से ज्यादा दूसरे चम्मच पे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, क्योंकि पहली चम्मच तो मुंह में ही पूरी नहीं लगेगी, दूसरी चम्मच शायद थोड़ा सा अंदर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जा सकता है। दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। तीसरा असम्पशन, देयर शुड बी नो टाइम गैप और इंटरवल बिटवीन द कंजम्पशन। कोई टाइम गैप नहीं चाहिए। आप पानी कंज्यूम का अपन ने एग्जांपल देखा तो हर 3-4 घंटे बाद पियोगे तो ऑब्वियसली आपको सेम यूटिलिटी या फिर ज्यादा भी मिल सकती है, बट कंटिन्यूअसली अगर आप कंज्यूम करते जाओगे तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। ये वाला डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता टू थिंग्स लाइक गोल्ड, कैश एक्सेट्रा, जहां पर और ज्यादा आने से अपनी और ज्यादा उसकी इच्छा बढ़ जाती है। कोई है क्या जिसकी कैश गोल्ड के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती जाती है? And lastly, shape of utility curve may be affected by the presence or absence of articles which are substitutes. क्या बोल रहे हो, अगर आपके आर्टिकल के सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्स है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, बेसिकली सब्स्टिट्यूट की पहले बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट्स अगर है तो भी आपका जो है टोटल यूटिलिटी, जैसे अपन ने बोला कि पहले इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट और फिर डिमिनिशिंग, वो हो सकता है कि ना हो, क्योंकि पहले ही यूनिट पर हो सकता है कि आप बोले कि मैं दूसरा यूनिट सब्स्टिट्यूट का ही कंज्यूम करता। ओके, डिटेल में अगेन जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिकली इतना याद रखना, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट इनके वजह से भी टोटल यूटिलिटी कर्व अफेक्ट होता है। नाउ ऑन अ थिंग कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या बोलता है? सबसे पहले तो दिया किसने है कॉन्सेप्ट? एल्फ्रेड मार्शल जी ने। उन्होंने क्या बोला है? इट इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस। लोगों का कितना वेलफेयर हो रहा है बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस इज गिवन बाय कंज्यूमर सरप्लस। और वी कैन से बायर्स बेनिफिट बायर्स रिसीव फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। देखो क्या बोलते हैं वो, डिमांड डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी। अगर कंज्यूमर को मोर यूटिलिटी, ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो वो क्या रहेगा? विलिंग टू पे हायर प्राइस रहेगा। अगर आपके लिए कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्व की है, तो उस केस में आप क्या उसके लिए शायद ज्यादा पैसे पे करने के लिए तैयार रहोगे, राइट, कंपेयर टू अदर थिंग्स। अब वो क्या बोल रहे हैं एकदम शॉर्ट में, अगर अपन बोले कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर अ सर्टेन गुड माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे इज योर कंज्यूमर सरप्लस। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लेटेस्ट मोबाइल के लिए आप पे करने के लिए तैयार हो 30,000 और एक्चुअली आपको मिल रहा है वो 25,000 में, आपका 5,000 क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस। Consumers generally are ready to pay more for certain goods than what they actually pay for. This extra satisfaction is referred to as consumer surplus by Alfred Marshall. Definition अगर उसकी देखें उन्होंने जो दी थी, excess of the price which a consumer would be willing to pay rather than go without the thing over that which is actually does pay.
या फिर सिंपली कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, जो रेडी है पे करने को माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। देखो उन्होंने नहीं किया व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, इसको कंपेयर किया है मार्जिनल यूटिलिटी से। पहले यूनिट पे अपन ऑब्वियसली ज्यादा पे करने के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि मेरे को उससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। बाद में जैसे जैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट के साथ में कम कम होते जाएगी, माय विलिंगनेस टू पे और बेसिकली व्हाट आई एम रेडी टू पे वो भी कम कम होता जाएगा। उसी को उन्होंने टेबल में बताया है। फॉर एग्जाम्पल पहले यूनिट के लिए मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है बहुत ज्यादा, फिर कम फिर कम फिर कम, उसी को उन्होंने रुपीज बोल दिया है मार्जिनल यूटिलिटी को। पहले 30 रुपए पे करने के लिए तैयार था मैं, फिर दूसरे यूनिट पर 28, फिर 26, फिर 24, 22, 20, 18। अब प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी ऑब्वियसली उस चीज की, तो कंज्यूमर सरप्लस मेरे को ऑब्वियसली पहले यूनिट पर 10, दूसरे पर 8, तीसरे पर 6, 4, 2, ऐसे ऐसे मेरा कंज्यूमर सरप्लस भी डिमिनिश होता जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस ऑल्सो डिमिनिशेस। अब ये क्या बोलते हैं एक और चीज कि कंसेप्ट है ना कंज्यूमर सरप्लस का, दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू डिमांड कर्व। डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट्स बायर्स विलिंगनेस टू पे। देखो अपन डिमांड कर्व जो बोलते हैं ना, एक कंज्यूमर की डिमांड कर्व और कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, वो डिमांड कर्व से रिलेटेड है बोलते हैं। ये वाली क्वांटिटी पर ये वाला प्राइस, मतलब कि कंज्यूमर जो है वो ये वाला प्राइस रेडी है पे करने को फॉर दिस मच क्वांटिटी, ऐसा डिमांड कर्व से हमको समझता है। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स बायर्स विलिंगनेस टू पे। टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना रहेगा मार्केट में? टोटल कंज्यूमर सरप्लस इन अ मार्केट is the sum of all individual consumer surpluses in a market is equal to the area below the market demand curve but above the price. For example, ये डिमांड कर्व है। अब देखो यहां पर what a consumer is ready to pay minus what he actually pays. For example, प्राइस है यहां पर, ये है एक्चुअल प्राइस। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये वाली जो सारी क्वांटिटी है ना यहां तक, ये वाला एरिया, यहां पर लोग रेडी पे करने को तो इतना इतना है हर एक क्वांटिटी पे, बट एक्चुअली वो कितना पे कर रहे हैं, इतना। तो ये पूरा एरिया जो है मेरा चेक्स किया हुआ, दिस इज व्हाट consumer surplus, the area below the demand curve and above the actual price. Total area below the demand curve and above the price is the sum of the consumer surplus of all buyers in the market. ऐसा उन्होंने बताया है यहां पर। देखो अगर मैं बात करूं एक यूनिट की, तो यहां पर फॉर एग्जांपल ये यहां तक है, एक यूनिट पर कंज्यूमर बहुत ज्यादा पे करने को तैयार है क्योंकि पहले यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी बहुत है, बट एक्चुअल प्राइस तो यहां तक ही है, तो इतना सारा एरिया कंज्यूमर सरप्लस का है। दूसरे यूनिट पर यहां से यहां तक है, थोड़ा कम है, फिर और थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम, इसका अपन टोटल यहां पर टोटल करें तो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब एक और चीज वो क्या बोलते हैं, अच्छा मेरे को क्विकली एक बार बस सोच के बताओ, अगर प्राइस इंक्रीज हो गई, एक्चुअल प्राइस इंक्रीज हो गई, तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा या कम होगा? क्विकली बताएंगे सब। अगर एक्चुअल प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा या कम होगा? ओके, कंजंस आने का रिया से कम होगा। परफेक्ट, कम होगा क्योंकि पहले प्राइस यहां पर थी, अगर मैं बोलूं प्राइस बढ़ गया तो प्राइस यहां पर चले जाएगा और फिर इतना ही एरिया जो है मेरा
ये वाला कंज्यूमर सरप्लस का बचेगा, राइट। प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस कम होगा एक्चुअल प्राइस बढ़ने से, और एक्चुअल प्राइस कम होने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। राइस इन प्राइस reduces consumer surplus, fall in price increases consumer surplus। फॉर एग्जाम्पल यहां पर P था, P से P1 प्राइस नीचे आ गई, तो उस केस में मेरा इतना एरिया बढ़ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस का, राइट। अब ये एक और चीज वो क्या बोलते हैं, ये जो C वाला एरिया है ना यहां पर, दे आर न्यू कंज्यूमर्स, क्योंकि पहले यहां तक सिर्फ मतलब इस प्राइस पे इतने ही लोग डिमांड कर पा रहे थे, जो लोग यहां तक पे कर पा रहे थे वो ही डिमांड कर पा रहे थे, जिनकी प्राइस मतलब पे करने की फॉर एग्जांपल इतनी थी, उनके लिए यहां पर क्वांटिटी थी नहीं, मतलब वो डिमांड कर्व क्योंकि ये है तो वो यहां पर जो है उनकी डिमांड वो कर ही नहीं पा रहे थे, बट जैसे प्राइस कम हुई ना वैसे वो लोग भी डिमांड कर पा रहे हैं। बेसिकली प्राइस कम होने से उनके भी बजट में आ गई चीजें और वो भी डिमांड कर पा रहे हैं, तो दे आर बेसिकली एडिशनल कस्टमर्स। तो पूरा कंज्यूमर सरप्लस दो पार्ट में अपन बोल सकते हैं, एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो थे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या कंज्यूमर्स बोलो, उनका सरप्लस बढ़ गया, प्लस एडिशनल न्यू वाले कंज्यूमर्स आ गए, उनका भी सरप्लस आ गया। वही वो दो पॉइंट्स यहां पर बोल रहे हैं। अब ये कंज्यूमर सरप्लस का एप्लीकेशन कहां कहां पर होता है, क्यों यूज किया जाता है कंज्यूमर सरप्लस। सबसे पहला इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस फर्म, कंज्यूमर्स हु परसीव लार्ज सरप्लस आर मोर लाइकली टू रिपीट देयर परचेजेस। देखो कंज्यूमर सरप्लस बताता है कि वेलफेयर कितना हो रहा है, मतलब व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, इससे उसका वो बोलते हैं कि वेलफेयर दिखता है पहला। तो दूसरा, एक फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कितना कंज्यूमर सरप्लस है। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा है तो हाई चांसेस है कि कंज्यूमर आपके पास में वापस आएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से आपकी प्राइस, उसके एक्सपेक्टेशन से आपकी प्राइस काफी कम है। ऑल्सो हेल्प बिजनेस मैनेजर्स मेक बेटर डिसीजंस अबाउट सेटिंग प्राइस, उसके हिसाब से आप प्रॉपरली प्राइस भी सेट कर सकते हो। जो सेगमेंट, जहां पर मार्केट में जो लोग हायर प्राइस पे करने के लिए तैयार है, जो विलिंग है, उनको आप हायर प्राइसेस चार्ज कर सकते हो एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। थर्ड, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट। ये क्या बोलते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी लोग, तो उनका एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, इतना मिलना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड से ज्यादा रहे तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। दैट इज ऑल्सो कंज्यूमर सरप्लस के एंगल से उन्होंने बोला है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। Raising its product prices also important when a firm considers raising its product prices। अगर फर्म को अपनी प्राइसेस इंक्रीज करना है, अगर कंज्यूमर सरप्लस है तो ही उनको बेटर रहेगा कि वो इंक्रीज करे, नहीं तो नहीं करना चाहिए। एंड लास्टली, फाइनेंस मिनिस्टर को भी एज अ गाइड ये हेल्प करता है, गवर्नमेंट को बेसिकली हेल्प करता है। जिस चीज में प्राइस बढ़ाने से वेलफेयर का लॉस मिनिमम होगा, जिस चीज में प्राइस बढ़ाने से वेलफेयर का लॉस मिनिमम होगा, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस का लॉस मिनिमम होगा, उन पर जनरली गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगाती है। डिजायरेबल टू इंपोज टैक्सेस ऑन कमोडिटीज यील्डिंग हाई कंज्यूमर सरप्लस बिकॉज लॉस ऑफ वेलफेयर विल बी मिनिमल। नाउ लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या बोलते हैं ये, डिफिकल्ट टू मेजर। आपने बोल दिया यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इतनी है, इतना जो कंज्यूमर है वो रेडी टू पे है, बट ऐसा मेजर करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं रहता। अलग अलग पर्सन की अलग अलग मार्जिनल यूटिलिटीज वगैरह रह सकती है, अलग अलग विलिंगनेस रह सकती है। दूसरा, इन केस ऑफ नेसेसरीज, मेडिसिन, नेसेसिटीज, इस केस में प्राइस कितनी भी हो जाए बट कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे इनफाइनाइट, वी कैन से, इनफाइनाइट तो नहीं बट इनफाइनाइटली लार्ज ऐसा अपन बोल सकते हैं अमाउंट, राइट। उस केस में कंज्यूमर सरप्लस भी अपना इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि व्हाट ही इज रेडी टू पे इज काइंड ऑफ इनफाइनाइट, और अपन एक्चुअली कुछ तो प्राइस रहेगी। दूसरा, कंज्यूमर सरप्लस इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो मैं कोई चीज के लिए ज्यादा पे करने के लिए तैयार ही नहीं रहूंगा, उसके बजाय उसका सब्स्टिट्यूट ले लूंगा।
ऐसे भी कंज्यूमर सरप्लस फिर अफेक्ट हो जाएगा। देयर इज नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग डिराइविंग द यूटिलिटी स्केल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू, जैसे डायमंड्स वगैरह, इन सब चीजों की अपन यूटिलिटी नहीं निकाल सकते कि कितना आप पे करने के लिए तैयार हो, ऐसा नहीं निकाल सकते। प्लस कंज्यूमर सरप्लस कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एज परचेजेस आर मेड कंज्यूमर स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिशेस। देखो ये पॉइंट क्या बोलता है, पहले आपके पास में 100 रुपए थे, तो आप में भी एक्स कमोडिटी को खरीदने के लिए 20 रुपए स्पेंड करने के लिए तैयार थे, ठीक है, और वाई कमोडिटी के लिए भी 20 रुपए स्पेंड करने के लिए तैयार थे। अब आपने कोई तो भी एक कमोडिटी खरीद ली एक्स वाली, अब पैसा कितना बचेगा, 80 रुपए। अब क्या 80 रुपए में से भी आप वाई को 20 रुपए खरीदने, मतलब 20 रुपए पे करने के लिए तैयार रहोगे क्या? जनरली वो बोलते हैं नहीं, आपने भले ही वाई नहीं खरीदा बट स्टिल इसकी यूटिलिटी जो आप रेडी टू पे रहेंगे वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका मनी का स्टॉक कम हो गया है, आपके पास में जो अवेलेबल मनी थी वो कम हो गया है। ये वाली चीज मार्शल कंसिडर नहीं करते। दे हैव कंसिडर्ड दैट मनी की यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मनी की भी यूटिलिटी रहेगी ना, जैसा अगर मनी कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसको अपन देख करके खर्च करेंगे, बट दिस अजम उन्होंने बोला है कि नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, मनी कम हुआ ज्यादा हुआ ये कांस्टेंट ही रहेगा, इतना ही रेडी टू पे रहेगा, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। लास्टली द कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और अदरवाइज। अगर मनी में मेजर करना पॉसिबल है, ऐसा अपन ने पकड़ा तो ही ये कॉन्सेप्ट लगता है, नहीं तो नहीं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अगेन इंपॉर्टेंट, आते हैं इसमें से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चंस अराउंड आते हैं, एक तो आता ही है। एकदम शॉर्ट में पहले अपन देख लेते हैं, फिर उसके अंदर चलेंगे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल आपको वांट है एंटरटेनमेंट की, आपके पास में ऑप्शन है एक बार मूवी और 7 टाइम्स आउटिंग। आउटिंग मतलब कभी फ्रेंड्स के साथ में चले गए, कभी फैमिली के साथ में रेस्टोरेंट में चले गए, वो सब टोटल मिला के बोल रहा हूं मैं। एक जो है 1 मंथ में अपन बोल सकते हैं एक मूवी प्लस 7 आउटिंग, ठीक है। इससे आपको कुछ एक्स अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिलती है, एक्स अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब अगर मेरे को सेटिस्फैक्शन सेम लेवल पर रखना है तो मैंने अगर मूवी बढ़ा दिया, मूवी की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो मुझे आउटिंग की क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 आउटिंग, सो दैट मेरा सेटिस्फैक्शन जो है वो अभी भी एक्स अमाउंट का ही रहे। और अगर मैंने एक और मूवी बढ़ा दी तो मेरे को आउटिंग और कम करना पड़ेगा, से फॉर एग्जाम्पल 2 आउटिंग, सो एज टू कीप माई सेटिस्फैक्शन एट द सेम लेवल। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस बताता है, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज जो अपने को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है। मतलब अगर अपन इसको ऐसा पकड़े ग्राफ पे, एक साइड में मूवी, एक साइड में आउटिंग, तो 1 मूवी प्लस 7 आउटिंग यहां पर, 2 मूवी प्लस 4 आउटिंग यहां पर कहीं पर पॉइंट, 3 मूवी एंड 2 आउटिंग यहां पर कहां पर, इनको सबको जोड़े तो अपने को एक कर्व दैट इज इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। A curve, indifference curve is a curve basically which represents combination of 2 commodities जहां पर same level of satisfaction एक कंज्यूमर को मिलता है, ठीक है। एन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल मतलब जिसको ऑर्डर कर सकते हैं अपन, इन प्रेफरेंस मतलब रैंक कर सकते हैं, दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो ऊपर कंज्यूमर सरप्लस देखा दैट वाज कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ह्यूमन सेटिस्फैक्शन कैनॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली इन मॉनेटरी टर्म्स। उन्होंने बोला कि अपन जैसा कार्डिनल ऊपर बोला हुआ है ना यूटिलिटी कंज्यूमर सरप्लस में, वैसा अपन मेजर नहीं कर सकते किसको? कंज्यूमर सरप्लस को और बेसिकली यूटिलिटी को, ठीक है, सेटिस्फैक्शन को।
Therefore, an ordinal concept based on ordering preferences compared with Marshall's approach of cardinality is given. उससे बेटर एक अप्रोच बोले ये है. अब इंडिफरेंस कर्व में नहीं, क्या पहले उन्होंने एक कुछ अजम्पशंस बताए हैं कि इन अजम्पशंस पर ही काम करता है. कौन से अजम्पशंस? सबसे पहली चीज, कंज्यूमर नोज हिज ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर को उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस सब कुछ पता है. दूसरा, कंज्यूमर जो है रैशनल है एंड टेंड्स टू टेक रैशनल एक्शंस दैट रिजल्ट्स इन मोर प्रिफर्ड कंजम्पशन बंडल ओवर लेस. अब देखो यहां पर वो क्या बोलते हैं, एक मूवी प्लस 7 आउटिंग, ये अपने को एक्स देगा सेटिस्फैक्शन. 2 मूवी और 8 आउटिंग, दो मूवी और 8 आउटिंग, ये ऑब्वियसली ये 1 मूवी प्लस 7 आउटिंग से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, राइट? इसकी अगर मैं देखूं इंडिफरेंस कर, ये वाई अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अगर मेरे को अभी मेंटेन करना है तो मेरे को ऑब्वियसली ये सेट में जो सारे कॉम्बिनेशन है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा क्वांटिटी लगेगी, राइट? ऑब्वियसली 2 मूवी एंड 8 आउटिंग का अगर मैं देखूं, फॉर एग्जांपल ये 2 मूवी एंड 8 आउटिंग, तो उसका एक पॉइंट यहां पर आएगा, एक पॉइंट यहां पर आएगा. मे बी इसका से फॉर एग्जांपल 3 मूवी एंड 3 आउटिंग, ये भी मेरे को वाई सेटिस्फैक्शन देता है. 3 मूवी एंड 3 आउटिंग यहां पर कहीं पर, ऐसा अगर कुछ मैं कर्व निकालो तो एक और इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा मेरे पास, राइट? बट ये वाला इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा ज्यादा सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करता है कंपेयर टू द फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है, राइट? कंपेयर टू द फर्स्ट वन, सेकेंड वाले में नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है, बरोबर? अब ऑब्वियसली वो क्या बोलते हैं, कंज्यूमर रैशनल है. कोई भी इंसान चूज करेगा, आप भी चूज करोगे, तो आप बेसिकली कौन सा चूज करोगे, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? सेकेंड वाला चूज करेंगे. क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा यूनिट्स है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट? वो बोलते हैं कंज्यूमर्स भी वैसा ही रैशनल चॉइस करेंगे, जिसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन है ऑब्वियसली वो ही चूज करेंगे. तीसरा ये क्या बोलते हैं वो असम्पशन, यूटिलिटी इज ऑर्डिनरीली एक्सप्रेसिबल. ऑर्डिनरी मतलब बेसिकली ऑर्डर कर सकते हो आप, प्रेफरेंस दे सकते हो, ए बी सी डी, तो पहला प्रेफरेंस ए को, दूसरा प्रेफरेंस बी को, तीसरा सी को, चौथा डी को, ऐसा रैंकिंग आप दे सकते हो, ठीक है? आपको ये नहीं बताना है कि कितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन ए में मिल रहा है, आपको ये नहीं बताना है कि टोटल बाय हाउ मच, बट आपको बस ये बताना है कि पहला प्रेफरेंस क्या है, ऐसा कंज्यूमर्स के लिए पॉसिबल है. चौथा सॉरी, यहां पर आपके बुक में ऑर्डरिंग शायद गलत हो गई उसकी. कंज्यूमर चॉइसेस आर अज्यूम टू बी ट्रांजिटिव. क्या बोल रहे हो, सी के कंपैरिजन में आप बी को प्रेफर करते हो और बी के कंपैरिजन में ए को प्रेफर करते हो, तो ऑब्वियसली आप सी के कंपैरिजन में ए को भी प्रेफर करोगे. वही मैथ्स का रूल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी वैसे ही. एंड लास्टली, इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज देन बी, ए मस्ट बी प्रेफर्ड. जिस पूरे कॉम्बिनेशन में ज्यादा कमोडिटीज है वो ऑब्वियसली प्रेफर किया जाएगा, ठीक है? इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस ग्राफिकली. ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव्स सेम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर. एक इंडिफरेंस कर्व क्या बताती है, बेसिकली ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जिसमें अपने को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलेगा. एक अगर कोई भी इंडिफरेंस कर्व में बोलूं, एक इंडिफरेंस कर्व में मेरे को हर एक पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है? द कंज्यूमर इज कंप्लीटली इंडिफरेंट. अब इंडिफरेंस कर्व को नहीं, क्या आइसो यूटिलिटी कर्व या इक्वल यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं, ये मार्क कर लेना. पेपर में बहुत बार वो आइसो यूटिलिटी कर्व या इक्वल यूटिलिटी कर्व के नाम से देते हैं. अपने को लगता है अरे अपन ने पढ़ा ही नहीं है,
बट इंडिफरेंस कर्व ही है। अगेन उन्होंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है फूड एंड क्लोथिंग को लेकर के। अब इंडिफरेंस कर्व मैप, इंडिफरेंस कर्व मैप क्या है? इंडिफरेंस कर्व मैप इज द कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन विच ईच कर्व करस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अपन ने जैसा बोला कि अपन एक कॉम्बिनेशन, एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए एक इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं, वैसे ही दूसरा सेट बना सकते हैं रिप्रेजेंटिंग मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक और सेट यहां पर भी बना सकते हैं रिप्रेजेंटिंग लेसर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसे जो है आप मल्टीपल जो है सेट्स बना सकते हो, ठीक है। सच अगर आपने मतलब ऐसा जो है पूरा अपना जो ये बना करके दे दिया सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व मैप, collection of indifference curves in which each curve corresponds to a different level of satisfaction. Obviously यहां पर मेरे को x लेवल का मिल रहा है, यहां पर y, यहां पर z, यहां पर a b, ऐसा कुछ अलग अलग बेसिकली सब इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व मैप। ये लाइन भी मार्क कर लेना है, मतलब बेसिक सेंस ही पता ही है अपने को, बट अगेन मार्क कर लेना। Combination of goods lying on indifference curves which are farther from origin are preferred to those on ICs which are closer to origin. एक ग्राफ पे दिस इज द ओरिजिन, जो ओरिजिन के क्लोजर ज्यादा है, ये बी वाली फॉर एग्जांपल, ये वाली, उस पे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जो जितनी ज्यादा दूर है उस पे उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट? वही वो बता रहे हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड्स एक्स एंड वाई। क्या है प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड्स एक्स एंड वाई? देखो अपन ने बोला था यहां पर पहले एक ही ये वाला ही सेट कंसिडर करते हैं जिसमें एक्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक मूवी और 7 आउटिंग्स। अगर मैंने एक और मूवी बढ़ा दी तो मुझे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है आउटिंग को? 3, राइट? एक यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी बढ़ाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सो एज टू कीप द सेटिस्फैक्शन एट द सेम लेवल, राइट? यही जो रेट है ना, एक बढ़ाने के लिए मुझे कितना y का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, दिस इज गिवन बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट एट विच कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड्स x and y. Marginal rate of substitution along any segment refers to maximum rate at which consumer would be willing to exchange unit of y for unit of x. अब इसको अगर अपन एक पॉइंट पर देखें, वो बोल रहे हैं इंडिफरेंस कर्व के एक पॉइंट पर अगर अपन देखें, एक इंडिफरेंस कर्व के एक पॉइंट पर अगर अपन देखें, तो यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक इनफाइनाइटेसिमल जरा से चेंज के लिए कितना ज्यादा मेरे को इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा वो बताता है। जैसा अपन ने पॉइंट इलास्टिसिटी देखा था ना, वैसा वो बस बोल रहे हैं कि पॉइंट पे भी अपन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे भी देख सकते हैं। व्हेन मेजर्ड एट अ पॉइंट, मैक्सिमम रेट एट विच कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू ट्रेड वाई फॉर एन इनफाइनाइटेसिमल बिट ऑफ मोर ऑफ गुड एक्स। अब देखो एक और चीज वो क्या बोलते हैं,
मेरे पहले 1 मूवी और 7 आउटिंग। ठीक है, 2 मूवी और 4 आउटिंग, 3 मूवी और 2 आउटिंग। पहले यहां पर देखो 3 सैक्रिफाइस किया अपन ने, फिर यहां पर 2 ही सैक्रिफाइस किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूवी अपन ने पहले से दूसरे पर गए। शुरुआत में अपने को याद है पहला यूनिट कंज्यूम किया अगर अपन ने कोई भी चीज का तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी, सेकंड यूनिट कंज्यूम किए तो पहले वाले से कम, बट ऑब्वियसली सेकंड पर भी ज्यादा यूटिलिटी रहेगी अपने को, पहले वाले से कम ही होगी, बट फर्स्ट 2-3 यूनिट्स में अपने को यूटिलिटी कंपेरेटिवली कंपेयर टू लेटर यूनिट ज्यादा ही रहेगी। तो यहां पर मेरे को क्योंकि ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो यहां पर मेरे को जो इसका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो भी ज्यादा करना पड़ेगा। पहले से दूसरे मूवी के यूनिट के लिए मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो उसका जो आउटिंग का कंपेंसेटरी सैक्रिफाइस वो भी ज्यादा रहेगा। बट जैसे जैसे मैं इसका और यूनिट बढ़ाता जाऊंगा मेरी यूटिलिटी जो एडिशनल यूटिलिटी मेरे को मिलेगी वो कम कम होती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मेरे को सैक्रिफाइस भी यहां पे भी कम कम करना पड़ेगा, राइट? यही बस बोलता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम कम होता जाता है, दैट इट डिमिनिशेस। इट टेक्स लार्जर रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम टू काउंटर बैलेंस द इंक्रीज यूटिलिटी वी गेट्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड। वो उन्होंने फूड और क्लोथिंग के एग्जाम्पल से बताया है। बेसिकली वो बस इतना बोलते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग, ठीक है, कम कम होते जाता है। शुरुआत में अपने को ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर एडिशनल यूनिट, बट बाद में जैसे जैसे अपन एक कमोडिटी की प्राइस यूनिट बढ़ाते जाएंगे दूसरे का सैक्रिफाइस कम कम करता जाएगा अपन। नाउ क्या हो गया इसको? क्या बोल रहे हो? There are 2 reasons for this. Want of a particular good is satiable so that when a consumer has more of it, his intensity of want decreases, and most of the goods are imperfect substitutes of one another. देखो एक ये क्या बोल रहे हैं, जो अपन ने बोला ना, इसका एक रीजन क्या है? एक तो अपन ने जो डिस्कस किया वो कि जैसे जैसे अपन एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम कम होती जाती है, सैक्रिफाइस भी कम कम करना पड़ता है। एक और वो क्या बोलते हैं कि गुड्स जो है ना वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं रहते। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स रहते थे तो उस केस में तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहता था। मतलब फॉर एग्जांपल कोको कोला और पेप्सी, दोनों से मेरे को एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है हर एक यूनिट से। तो मैं 4 कोक और 2 पेप्सी ये कंज्यूम करूं, उस केस में एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब इस केस में अगर मैं कोक की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा 4 से 5, ठीक है, तो मेरे को एडिशनल 1 यूनिट से सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो मेरे को पेप्सी से मिल रहा था, तो मेरे को पेप्सी का भी एक ही सैक्रिफाई करना पड़ेगा। ऐसा जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है अगर एमआरएस जो है वो क्या है, सॉरी गुड्स जो है वो क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहेंगे एक दूसरे के। एमआरएस वुड रिमेन कांस्टेंट इफ दे कुड सब्स्टिट्यूट वन अनदर परफेक्टली। यहां पर उन्होंने अगेन वो एक्सप्लेन किया है कि एक यूनिट मतलब एक कमोडिटी को अपन सैक्रिफाइस करेंगे, उसका सेटिस्फैक्शन सैक्रिफाइस करने से जो अपना सेटिस्फैक्शन जाएगा वुड बी इक्वल टू जो एडिशनल यूनिट दूसरी कमोडिटी अपन कंज्यूम करेंगे उससे सेटिस्फैक्शन आएगा। इसलिए यहां पर शुरुआत में उन्होंने माइनस की साइन दी, ठीक है।
पूरा पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने फूड एंड क्लोथिंग के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था, अपन ने मूवी और इसका लिया था। बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक गुड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ दैट गुड। एक गुड में चेंज करने से मेरे को कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है इज इक्वल टू जो मैं मतलब कितनी एक तो यूटिलिटी मैं छोड़ रहा हूं एंड जो एडिशनल यूनिट से यूटिलिटी मिल रही है दूसरे गुड की वो वुड बी सेम ऑन एवरी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब यहां पर एक और चीज, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपन ने क्या बोला, जितना अपन सैक्रिफाइस करने को रेडी है एक गुड का दूसरे गुड के लिए, ठीक है। अपन इसको अगर कर्व पे देखें ना तो इट इज बेसिकली कोई भी कर्व का अपन स्लोप देखें, कोई भी कर्व का अगर अपन स्लोप देखें तो वो कैसे ये होता है अपने को, ये चेंज कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय ये चेंज, राइट। मतलब वो चेंज इन एक्स एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, राइट। याद आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, अपन ऑब्वियसली एकदम डिटेल में नहीं जा सकते बट बेसिकली अगर नहीं भी याद आ रहा होगा तो स्लोप जो है ऐसा दिया जाता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोल रहे हैं वो, दिस इज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। मेरे को एक एडिशनल यूनिट के लिए कितना बाकी का सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है और यही मेरा स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व भी है। MRS is equal to marginal utility of X upon marginal utility of Y is equal to slope of IC. And marginal rate of substitution gets smaller and smaller as we move down to the right. शुरुआत में ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बट जैसे जैसे अपन यूनिट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कम कम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ना इसी बेसिस पर अपने को कुछ प्रॉपर्टीज दी है इंडिफरेंस कर्व की, अगेन इंपॉर्टेंट। इंडिफरेंस कर्व क्या बोल रहे हैं वो, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ऐसा शेप रहता है, राइट। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि एक की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिक्रीज होती है, जैसा डिमांड कर्व में होता था, इसके वजह से वो स्लोप आता है, ठीक है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स कॉनकेव याद है क्या, ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट को ऐसा कुछ है तो दिस इज कॉन्वेक्स, अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज कॉनकेव, राइट। इंडिफरेंस कर्व वो क्या बोल रहे हैं, हमेशा कॉनवेक्स रहेगी ओरिजिन को, ठीक है। कॉनकेव क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि अपन ने बोला मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है, दैट इज उसका स्लोप जो है वो कम कम होता जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम कम होता जाता है। अगर ऐसा रहता था तो दिस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग स्लोप, यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाता था, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम कम होता जाता है, अगर बढ़ते जाता था तो अपना शेप ऐसा रहता था। बट इसका नहीं किया, उन्होंने दो एक्सेप्शन दिए हैं। एक्सेप्शंस बेसिकली एक्सट्रीम सिचुएशंस व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर। जैसा अपन ने कोको कोला और पेप्सी का देखा, जितना मैं एक में क्वांटिटी बढ़ाऊंगा एक यूनिट की, एक कमोडिटी की, उतना ही दूसरे का सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। दूसरे की अगर क्वांटिटी बढ़ाऊंगा उतना ही पहले का भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो वहां पर जो है ना वो चेंज सेम रहता है हर पॉइंट पर, एंड वी गेट अ कांस्टेंट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व वी कैन से ऐसी पैरेलल लाइंस बन जाती है। पैरेलल लीनियर लाइंस बेसिकली बन जाती है। यहां पर इस पॉइंट पर ये चेंज हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा। When two goods are perfect substitutes, consumer is completely indifferent. His indifference curves for these two goods are therefore straight parallel lines. Indifference curve has a constant MRS.
दूसरा, अगर गुड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है, मतलब एक के साथ में ही दूसरा यूज किया जा सकता है, एक के बिना दूसरा यूज नहीं किया जा सकता, उस केस में नहीं, क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप बोल रहे हो निकाल ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल लिया था उन्होंने दो शूज का, लेफ्ट शू एंड राइट शू। मैं एक लेफ्ट शू यूज करूं तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कुछ तो भी, और एक राइट शू यूज करूं तो मेरे को दोनों को यूज करके एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक लेफ्ट प्लस एक राइट शू, मतलब लेफ्ट पैर का शू प्लस राइट पैर का शू। अब अगर मैं एक लेफ्ट पैर का शू यूज करूं और 4 राइट पैर के शू यूज करूं तो मेरे को एडिशनल वो 3 राइट पैर के शूज से कुछ फायदा होगा क्या? क्या करूंगा मैं उन एक्स्ट्रा के शूज का? कुछ नहीं, राइट। तो यहां पर मेरे को सेटिस्फैक्शन 1+1 पे जो रहेगा वही 1+2, 1+3, 1+4 इन पे भी सेम रहेगा, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। वैसे ही अगर इसके रेफरेंस में देखें, राइट वाले शू के रेफरेंस में देखें, तो यहां पर भी 1+1 पे जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही 1+2, 1+3, 1+4 काय पर भी सेम ही मिलेगा, क्योंकि ये एडिशनल का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मेरे पास राइट शू एक ही है तो लेफ्ट शू 3 भी रहे तो एडिशनल 2 का क्या करूंगा मैं? किसके सर पे मारूंगा, राइट? उस केस में आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसी काइंड ऑफ एल शेप की बन जाती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वहां पर डिफाइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर बोथ हैव टू बी यूज्ड टुगेदर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अनडिफाइंड. Individuals' preferences do not allow any substitution between goods. तीसरा, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी मिलती नहीं है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, एक इंडिफरेंस कर्व एक दूसरी, तो इस पे ऑब्वियसली ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मुझे, राइट? अगर ये दोनों कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई, इसका मतलब अपन बोल रहे हैं कि ज्यादा और कम कॉम्बिनेशन दोनों वाले में कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरे को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अब देखो, पैरेलल हो हमेशा ये जरूरी नहीं है, पैरेलल वो सब्स्टिट्यूट के केस में रह सकती है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल रहेगी जरूरी नहीं, बट कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। 4, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये तो पता है अपने को। 1, 2, 3 ऑब्वियसली ये थर्ड वाले में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच आइदर एक्सिस, ये क्या बोल रहे हैं कि कभी भी वो कोई एक्सिस को टच नहीं करेगी, जैसा यहां पर बोला है ना उन्होंने, एक्स या वाई को, क्योंकि अपन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कौन से बेसिस पर कर रहे हैं, बेसिकली अपन बोल रहे हैं कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन करके अपन कर रहे हैं। अगर ये यहां पर टच हो गई, इसका मतलब x की क्वांटिटी 0 हो गई, y की इतनी हो गई, यहां पर टच हो गई मतलब x की क्वांटिटी इतनी हो गई, y की 0 हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। नाउ लास्ट थिंग, क्या बोल रहे हो? अब हर कोई ऑब्वियसली इंडिफरेंस कर्व ये 1, 2, 3, 4 जितनी भी है, तो ये सब फिर एनालिसिस है ही काय को, सीधी सीधी ये वाली चूज कर लो जिसपे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, खत्म, राइट? यहीं पर मेन दिक्कत है एक चीज की, कि अपने को हायर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के लिए हायर पैसा पे करना पड़ेगा, और हायर पैसा मतलब पैसा जो है वो बेसिकली वो लिमिटेड है, राइट? That's why there comes a concept called budget line. In his pursuit of buying more and more goods and obtaining more and more satisfaction, a person has to work under 2 constraints. पहला तो he has to pay the prices, दूसरा limited money ही available रहती है कोई के भी पास। अब मैं x और y, x की सर्टेन क्वांटिटी और y की सर्टेन क्वांटिटी बाय कर रहा हूं, ठीक है? तो मेरे को x पर कितना खर्चा होगा ये मैं बता सकता हूं, प्राइस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ x, बरोबर। और y पर कितना खर्चा होगा वो मैं बता सकता हूं बाय प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ y। ये मेरा टोटल खर्चा शुड बी व्हाट, लेस देन और इक्वल टू माय टोटल बजट।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। और एक्चुअल लाइन देने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो लेस देन की साइन है उसको ऐसा, इसके लेस देन के बजाय डायरेक्टली इक्वल टू पकड़ते हैं और एक बजट लाइन जो है वो निकाल लेते हैं बाय दिस इक्वेशन। P of x, Q of x, P of y, Q of y is equal to less than or equal to budget। बजट देखो, बजट कंस्ट्रेंट आपसे अगर पूछा गया तो आपको ये लेस देन और इक्वल टू, यहां पर लेस देन वाला भी आएगा, ठीक है। बट एक स्पेसिफिक बजट लाइन का पूछा गया आपको, उस लाइन का, तो वहां पर इक्वल टू सिर्फ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक इंडिफरेंस कर्व पे हर एक कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है मुझे, बट हर एक पॉइंट पर मेरी कॉस्ट अलग अलग रह सकती है, गुड x और गुड y। तो यहां पर फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ऑफ x है और 6 यूनिट्स ऑफ y है, यहां पर 2 यूनिट्स ऑफ x है, 4 यूनिट्स ऑफ y है। ऑब्वियसली y की प्राइस अलग, x की प्राइस अलग, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से भी प्राइस अलग अलग हो सकती है मेरी, राइट। सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा, बट वो सेटिस्फैक्शन खरीदने के लिए कॉस्ट सेम इंडिफरेंस कर्व पे भी अलग अलग लग सकती है मेरे को, राइट। तो क्या बोलते हैं बेसिकली, आप एक पहले बजट लाइन निकाल लो। बजट लाइन कैसे निकालते हैं? बजट लाइन निकालने के लिए अपने को 2 पॉइंट चाहिए, एक लाइन निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो क्या बोलते हैं, आपके पास में फॉर एग्जांपल 1000 रुपए है, तो पहले ऐसा समझो आप पूरा की पूरा x गुड पर स्पेंड कर रहे हो। x का गुड का प्राइस है फॉर एग्जांपल 50 रुपीज, तो कितनी क्वांटिटी खरीद पाएंगे अपन टोटल, अगर पूरा की पूरा x पर x खरीदेंगे तो? ₹50 पर यूनिट प्राइस है x की और 1000 रुपए मेरे पास में है, तो कितनी क्वांटिटी खरीद पाऊंगा मैं? ट्वेंटी, परफेक्ट। 1000 डिवाइडेड बाय 50, 20 क्वांटिटीज खरीद पाऊंगा। एक पॉइंट आ गया अपने पास में कि x पर पूरा स्पेंड करना है तो x की 20 क्वांटिटीज, और फॉर एग्जांपल y की प्राइस है 100 रुपीज, अगर पूरा y पर स्पेंड करूंगा तो कितने खरीद पाऊंगा मैं फिर? 10 क्वांटिटी, वो आ गया 10 पॉइंट। इन दोनों को जोड़ करके आ गई मेरी बजट लाइन, राइट। वही वो बोला है m डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, m डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x। m मतलब बेसिकली मेरा बजट बोल रहे हो, मनी अवेलेबल टोटल। अब एक और चीज वो क्या बोलते हैं, ये बजट लाइन का जो स्लोप है ना, जैसे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप था, यहां पर बजट लाइन का स्लोप कैसे रिप्रेजेंट होगा? प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y, प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। अच्छा, ये बजट लाइन एक बार बना दी तो फिक्स रहेगी क्या, कभी शिफ्ट हो सकती है क्या? हो सकती है। अगर कोई कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ गया तो, राइट, दोनों कमोडिटीज के प्राइस में चेंज आ गया तो, अपनी इनकम या अपना बजट कम ज्यादा हो गया तो, या फिर दोनों प्राइसेस, दोनों कमोडिटी के प्राइसेस एंड अपने बजट दोनों में भी चेंज आ गया तो भी जो है ये बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है। अब फाइनली क्या करो, बोलते हैं दोनों को मिला दो। इंडिफरेंस कर्व्स है अपने पास, उसमें जो है आप बस बजट लाइन को ये कर दो बीच में से, उस पर सुपर इम्पोज कर दो। ये अपनी बरोबर यहां पर समझेगा नहीं, इधर देखते हैं यहां पर ऐसा, राइट। अब वो इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट एट विच when he is deriving maximum possible satisfaction from the goods and therefore is in no position to rearrange his purchases of goods। इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और मैं अपनी परचेजेस कम ज्यादा करने के कोई वहां पर चांस नहीं है। वी अज्यूम दैट कंज्यूमर
हैज गिवन अ इंडिफरेंस मैप, कंज्यूमर ने इंडिफरेंस मैप दिया है, एक फिक्स्ड इनकम है उसकी, ओके, एंड वो पूरी एक्स एंड वाई पर स्पेंड कर रहा है, प्राइसेस एक्स एंड वाई की फिक्स्ड है, उसके हिसाब से हम बजट लाइन निकाल सकते हैं। गुड्स जो है वो होमोजीनियस है, डिविजिबल है, हर एक यूनिट ऑफ एक्स एंड हर एक यूनिट ऑफ वाई आर सेम एंड दे आर डिविजिबल, एंड कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। ये अजम्पशन लेकर के हम इंडिफरेंस कर्व मैप और बजट लाइन को साथ में निकाल लेते हैं एंड वी गेट दिस पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट को आने के लिए दो कंडीशन चाहिए कि एक तो आपके बजट लाइन पर चाहिए, वो बजट लाइन पे चाहिए वो। अब इधर साइड में देखो, ये वाला पूरा एरिया है जो बजट के मेरे नीचे है, ये वाला पूरा बजट के ऊपर है। ये वाला एरिया में तो मैं स्पेंड कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा बजट ही नहीं है वो, तो यहां पर कोई भी पॉइंट मेरा वैलिड नहीं है। यहां तक का मैं मैक्सिमम ये बजट लाइन तक का स्पेंड कर सकता हूं, राइट। मेरा मैक्सिमम स्पेंडिंग ये बजट लाइन पे रहेगा, वही मेरा मैक्सिमम अमाउंट है, तो वो दैट पॉइंट शुड लाई ऑन दैट बजट लाइन, पहली चीज। दूसरी चीज कि इट शुड लाई ऑन हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व कंसिडरिंग बजट लाइन। बजट लाइन को कंसिडर करके जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल हो वहां पर रहना चाहिए। दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑल्सो। जिस पॉइंट पर बजट लाइन टेंजेंट होती है एक इंडिफरेंस कर्व को, वो मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट रहता है। अपन ऑब्वियसली पॉइंट इन्होंने देखो बजट लाइन कहां कहां टच हो रही है, आर एस क्यू टी एच, ठीक है। अब ये आर और एस ये बजट लाइन पर हो तो है, बट हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पे है क्या? वो नहीं। आर वाला आईसी 1 पे है, एस वाला आईसी 2 पे है। नीचे यहां पर सेम चीज बजट लाइन पर है, बट वो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पे नहीं है। आईसी 4 एंड आईसी 5 तो अपने स्कोप के ही बाहर है। आईसी 3 का क्यू वाला पॉइंट, ये वाला कॉम्बिनेशन इज माय इक्विलिब्रियम। should satisfy two criteria, point on its budget line and दूसरा highest indifference curve possible पे वो रहना चाहिए। नाउ लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि जहां पर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है, जहां पर ये क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, बेसिकली वहां पर क्या होता है, देखो इंडिफरेंस कर्व और ये उसको बजट लाइन फॉर एग्जांपल टेंजेंट है, ठीक है। यहां पर समझ लो टेंजेंट है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये अपने को इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताता है, और बजट लाइन का स्लोप कैसा बताया था, P ऑफ x अपॉन P ऑफ y। तो जिस पॉइंट पर जो मेरा टेंजेंसी पॉइंट है या मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, उस पॉइंट पर मेरा क्या रहेगा, MRS इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। MRS इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू MU ऑफ x अपॉन MU ऑफ y। MU ऑफ x अपॉन MU ऑफ y क्या बता रहा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही बता रहा था, राइट। उस पॉइंट पर वो सेम रहेंगे। We can say consumer is in equilibrium position when the price line is tangent to the indifference curve or when the marginal rate of substitution is equal to the ratio of between the price of the two goods। ये ऐसी लाइन भी मार्क कर लो, आ सकती है। जिस पॉइंट पर टेंजेंट है ये तो ठीक है, बट वो ये भी पूछ सकते हैं कि जिस पॉइंट पर मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई, वो भी मेरा इक्विलिब्रियम वो ही पॉइंट है। उसी को उन्होंने रीअरेंज करके थोड़ा अलग टाइप से भी प्रेजेंट किया है, देखना हो तो देख सकते हैं आप। एक और चीज वो क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है ना, उसका स्लोप क्या बताता है कि व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, मतलब जो वो करना चाह रहा है इतने गुड्स प्लस इतने गुड्स। बट बजट लाइन अपने को क्या बताता है कि एक्चुअली वो क्या कर सकता है, क्योंकि उतना ही उसका बजट है।
ये वाला कॉम्बिनेशन वो चाह रहा है बट कर सकता है क्या? नहीं। Slope of budget line tells us the rate at which consumer is actually able to trade good X and Y. एक्चुअली क्या कॉम्बिनेशन ट्रेड कर सकता है और क्या कॉम्बिनेशन रख सकता है वो बजट लाइन बताता है। और ये बोलते हैं कि ये सुपीरियर है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस कंपेयर टू पहले वाला कंज्यूमर सरप्लस वाला एनालिसिस, क्योंकि वहां पर अपने को मेजर करना पड़ता था एग्जैक्टली कंज्यूमर सरप्लस में कितना है क्या है, यहां पर कोई मेजर नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज, यहां पर दो कमोडिटीज साथ में स्टडी होती है, राइट। यहां पर मनी की कॉन्स्टेंसी की बात ही नहीं आती। ऊपर अपन ने एक एजम्पशन लिया था कि मनी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बट यहां पर मनी की कोई बात ही नहीं आती है, राइट। मनी की कॉन्स्टेंसी की जो है वो अज्यूम नहीं करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मनी। एंड लास्टली इट सेग्रीगेट्स इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। बेसिकली अगर अपन डीप में जाए तो इनकम इफेक्ट जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से, मतलब इनकम इफेक्ट की वजह से कितना चेंज हो रहा है, सब्सटीट्यूशन की वजह से कितना क्या हो रहा है, वो भी इसमें अपन सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, हियर वी कंप्लीट यूनिट नंबर 2। रुकते हैं यहां पर, कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।